हेलो टू ऑल माय सीएमए फाइनेंस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत ही फैंटास्टिक है। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत प्लान्ड वे में आप अपने सारे के सारे सब्जेक्ट को मैनेज कर रहे हो अलॉन्ग विथ योर आर्टिकलशिप। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता होगा, कभी आपको डर लग रहा होगा या नहीं होगा। प्लीज एक चीज याद रखना, आपकी मेहनत फॉर श्योर रंग लाएगी। सिर्फ मेहनत करते रहो, रिजल्ट आप मत डिसाइड करो। ऑन अ रेगुलर बेसिस आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करो एंड अपनी पढ़ाई को ध्यान से और शिद्दत से करो। मैं कह रही हूँ आपका सीएमए फाइनल की जर्नी आराम से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। चलो, आज मैं आपके साथ क्या स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मेरे सब्जेक्ट सीएफआर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सीएफआर में हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पर मैं सबसे पहले आपको सारे के सारे इंडिया सिखाऊंगी। यस, सही सुना आपने, मैं आपको सारे इंडिया सिखाने वाली हूँ। हम कैसे इस इंडियस को पढ़ने वाले उस बात को भी समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जैसे कि सबसे पहले मैंने उठाया है इंडियस 8, आपका फर्स्ट इंडियस। मैं पूरा इंडियस 8 आपको डिटेल में समझाऊंगी और आपका टाइम बचाने के लिए मैं पहले से इसके नोट्स लिख के लेके आई हूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम फटाफट चीजों को मैनेज करना है, बिकॉज आपकी जॉब भी चल रही है, आर्टिकलशिप भी चल रही है। हो सकता है आपके पास इतना टाइम नहीं हो इन सारी चीजों को लिखने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने फाइनल वाले बच्चों के लिए नोट्स रेडी करके लिख के लेके आऊं, ताकि मैं सिर्फ फोकस पढ़ाने में करूं एंड उनका टाइम मैं सेव करूं। तो सबसे पहले हम डिटेल में कोई भी इंडेक्स स्टार्ट करेंगे, उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को विद द रेलेवेंट एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपका वो पर्टिकुलर इंडेक्स का पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, पूरे एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे, इमीडिएटली मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस लेने वाली हूँ आपके साथ। यस, अगर आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चाहिए तो प्लीज आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। करेक्ट, तो मैं उस इंडेक्स का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रिलीज करके दूंगी। यहां तक बात समझ आई बच्चों। हाँ, एक और चीज मैं भी आपसे चाहती हूँ, आप इस चीज को फॉलो करो जो मैं करूंगी। पहले वो इंडेक्स पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बच्चा अगर सोच रहा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच कर ले बिना कॉन्सेप्ट पढ़े, इट वोंट वर्क। अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिस कर लिया, देन ऑल्सो इट वोंट वर्क। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लगता है, ताकि आप एग्जाम में पेपर लिख के आ पाओ, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ पाओ। एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली भी कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए और उस क्वेश्चंस की आपके हाथ से प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्चुअली साउंड होना, प्रैक्टिस करना, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब बैठता है ना बेटा, तब जाके आप सीएफआर जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिख पाते हो। एंड इसीलिए आपको ये दोनों स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए मैं इंश्योर कर रही हूं कि मैं आपके साथ पहले कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करूं और इमीडिएटली उसका रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके साथ करूं। चलो, क्या सारे बच्चे तैयार है? एक बार फटाफट बता देंगे यस मैम वी आर रेडी, यू कैन कंटिन्यू। चलो, आ जाते बच्चों। अब बेटा हम इंडेक्स 8 स्टार्ट करने वाले हैं। यस, इंडेक्स 8 का नाम पहले समझो। बहुत लंबा नाम दिया आपके इंस्टीट्यूट ने। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट क्या देगा, सीए इंस्टीट्यूट, वो सब मिल मिला के उनका एक बॉडी बनता है, तब जाके एक नाम रिलीज होता है। इंडेक्स 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करता है, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में बात करता है, एंड एरर्स। इफेक्टिवली ये 3 चीजों के बारे में बात करता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। इन तीनों को उन लोगों ने एक ही इंडेक्स में डाल दिया, इंडेक्स 8। बट अगर आप मुझसे बात करो, मैं जब इस इंडेक्स को पढ़ाती हूँ, मैं कहती हूँ इसको पढ़ना कैसे चाहिए। पहले पूरा अकाउंटिंग पॉलिसी समझो, पढ़ो, समझ के साइड कर दो। उसको मिक्स नहीं करना है किसके साथ, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के साथ। उसके साथ बिल्कुल भी इसको मिक्स मैच नहीं करना है। इसको फिर ऑल टुगेदर एक सेकेंड टॉपिक समझो, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड वो हो जाए उसके बाद थर्ड टॉपिक पढ़ो, एरर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे इस इंडेक्स 8 के कितने पार्ट्स हैं, इट हैज इफेक्टिवली 3 मेन पार्ट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। आई रिपीट, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो तीनों को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तीनों को 3 सेपरेट वे में हम पढ़ेंगे, तीनों को आपस में मिक्स मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड एक और चीज,
ये इंडेस आपको अच्छे से याद हो, लास्ट तक मैं इसको कोशिश करूंगा आपको रिवाइज कराती रहो, बिकॉज ये एक थेरेटिकल इंडेस है। हो सकता है थोड़ा सा बोर होगा, बट आई कांट हेल्प इट। थेरेटिकल इंडेस है, एग्जाम में आता है। एंड एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप लोग अपना मॉड्यूल देखोगे ना, सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल दिया है सीएफआर का, उसमें उन्होंने इंडेस को इतना कम नोट्स में लिखा है, इतने कम वर्डिंग्स में इंडेस 8 पढ़ा दिया, हार्डली 2.5 पेज में इंडेस 8 पढ़ा दिया। बट ये इंडेस इतने कम पेजेस में नहीं है, उन लोगों ने हर टॉपिक को बस 2-2 लाइन में रेफर किया। एंड एग्जाम में कोई भी कैसे भी कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ लेता। यस, मैं आपको ज्यादा पढ़ा रही हूँ सीएमए वाले बच्चों, याद रखना, मैं आपको डिटेल में इलेबोरेट में पढ़ा रही हूँ, मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर द वर्स्ट। हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ ले इंडिया 8 से, मैं वो सारे वर्स्ट सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। आपका इंस्टीट्यूट सिर्फ उस टॉपिक का जिक्र कर देता है और उससे क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट पूछ लेता है, तो जब तक उसको डिटेल में आप समझोगे नहीं, आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है मैं आपके मॉड्यूल के मटेरियल से ज्यादा आपको पढ़ा रही हूँ, बट यस, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, ये याद रखना। बस मॉड्यूल में उन लोगों ने रेफर कम किया है और एग्जाम में वो बहुत फास्ट पूछ लेते हैं। तो मेरे नोट्स आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए बने हुए हैं, जहां पर कुछ भी कैसा भी इंस्टीट्यूट पूछे, मेरे बच्चे उसके लिए प्रिपेयर्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला पार्ट इंडेस 8 का, विच टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसके बारे में बात करने वाले बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसीज। चल, अगर मैं आपसे पूछूं अकाउंटिंग पॉलिसीज होते क्या है, तो हमें बेसिकली क्या करना है बच्चा, इस इंडेस 8 में 3 पार्ट्स पढ़ने। अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, याद करो मेरे साथ, एंड एरर्स। करेक्ट। पहले हम पॉलिसी पढ़ेंगे, फिर एस्टिमेट, फिर एरर्स। अब पॉलिसी में हम क्या क्या पढ़ने वाले ये याद रखना। 6 टॉपिक्स में पॉलिसी में कवर करने वाले। पॉलिसी की डेफिनेशन, पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे होगा, फिर कंसिस्टेंसी आपको रखनी चाहिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज में, अगर आपको चेंज करना पड़ा तो क्या ये परमिटेड है, करेक्ट, उसको अप्लाई कैसे करेंगे अगर कोई चेंज हुआ है, एंड देन डिस्क्लोजर में हम क्या क्या लेंगे, ये सारी बातें मैं यहां कवर करने वाली। चलो, अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी का पहले डेफिनेशन रीड करूं, सारे बच्चे मेरे साथ है ना? यस मैम। These are the specific principles, bases, conventions, rules, practices applied in preparing and presenting the financial statement. भाई साहब, क्या अंग्रेजी के शब्द लिखे हैं भाई डेफिनेशन में, इसीलिए तो इसको इंडेस 8 कहते हैं, इसलिए तो इसके इंडेस कहते हैं। लैंग्वेज एकदम टिपिकल, प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो हम यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, ताकि वो बहुत रिलेवेंट रहे, रिलायबल रहे, उनको बोलते हैं पॉलिसीज। क्या ये बच्चों डेफिनेशन याद हो पाएगी क्या? नहीं। क्या ये याद करना है? नहीं बच्चा, नहीं। किसने बोला हमें डेफिनेशन याद करना है? फाइनल लेवल के बच्चों से डेफिनेशंस एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, उनसे ये डायरेक्ट डेफिनेशन इंडेस में कभी नहीं पूछेंगे। बट इसका मतलब समझा क्या? नहीं, वर्ड्स ही इतने टेक्निकल है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, जो चीज, जो प्रिंसिपल्स, जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, जो बेसिस आप यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। एकदम सिंपल एग्जाम्पल जैसे दूंगी आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, इन सारी चीजों को जो हम यूज करते आए हैं, 11 से हम इस चीज को सीखते आए हैं, यही अकाउंटिंग पॉलिसीज है। जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में आपको टीचर ने सिखाया होगा बिजनेस में कैश अकाउंटिंग अलाउड है, जैसे कि हमारा स्कूल करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करता है। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी अलाउड है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम करते थे, पार्टनरशिप में हम करते थे, या फिर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अलाउड है, मतलब मिक्स्ड। कैश अकाउंटिंग भी यूज कर सकते हैं, जहां किसी को मन करता है कोई आइटम्स कैश पे, कोई आइटम अक्रूवल अकाउंटिंग पे। तो याद है आप इनमें से एक पॉलिसी अडॉप्ट करते थे, कोई बिजनेसमैन कैश अकाउंटिंग करता था, कोई अक्रूवल करता था, कोई मिक्स करता था, कैश और अक्रूवल दोनों। समझा क्या? यस। याद करो, नॉन करेंट असेट्स मतलब फिक्स्ड असेट्स को मेजर करने का आपने सीखा था।
फिक्स एसेट कैन बी शोन एट कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। याद है आप उसका मेजरमेंट सीखते थे, करेक्ट? इन्वेंट्री को फीफो पे दिखाएं या वेटेड एवरेज पे दिखाएं या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से दिखाएं। ये सारे जो आप पॉलिसीज यूज करते थे, ये सारे जो आप टेक्निक यूज करते थे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनको शो करने के लिए, यही सारे टेक्निक्स आप जो यूज करते थे, दीज आर नथिंग बट द पॉलिसी। आप कौन से पॉलिसी से अकाउंटिंग कर रहे हो? कैश या अप्रूवल। आप कौन से पॉलिसी से अपने फिक्स एसेट्स को शो कर रहे हो? कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल से मेजर कर रहा हूं। आप कौन सा पॉलिसी यूज कर रहे हो इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए? वेटेड एवरेज, फीफो या व्हाटएवर इट इज। तो ये सारी चीजें आप पहले करते थे, सिर्फ आपको नाम नहीं पता होता था। ये सारे टेक्निक्स जो आप चॉइसेस यूज करते हो ताकि आप एक पर्टिकुलर आइटम को बैलेंस शीट या पीएनएल में शो कर सकते हो, ये चॉइसेस आप जो यूज करते हो, ये जो टेक्निक्स आप यूज करते हो, इन्हीं को बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इफेक्टिवली अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नथिंग बट जो चॉइसेस अवेलेबल है उनमें से एक चॉइस आप यूज करके आप अपने आइटम को बैलेंस शीट या पीएनएल में रिप्रेजेंट करते हो। तो वो जो चॉइस आप यूज करते हो अमंग द अदर्स, वो जो चॉइस आप यूज करते हो अमंग ऑल अदर्स, तो ये चीज क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये आपने पॉलिसी यूज की है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करने के लिए। तो इफेक्टिवली अगर आपसे मैं बात करूं, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स, प्रैक्टिसेस दैट यू अप्लाई इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो बच्चों, यहां तक बात समझ आएगी? तो फटाफट मेरे साथ एक बार क्विकली याद करते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्यों याद कर रही हूं? ताकि अपने लैंग्वेज में लिख सको, आया तो पता होना चाहिए क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नथिंग बट द प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, बेसिस यूज्ड इन द बिजनेस फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि कैश अकाउंटिंग या अक्रूवल अकाउंटिंग, जैसे कि फिक्स एसेट्स को मेजर करना है कॉस्ट मॉडल पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे, जैसे कि इन्वेंट्री को मेजर करना है फीफो मेथड पे या वेटेड एवरेज मेथड पे। तो चॉइस आपके पास अवेलेबल है। तो ये जो चॉइसेस दिए हुए रहते हैं टू पुट आइटम्स इन बैलेंस शीट इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसी। तो बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपसे कोई पूछे, इसका हिंट याद रखना, चॉइसेस व्हाइल रिकॉर्डिंग द आइटम्स। जो चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है टू रिकॉर्ड योर आइटम्स आर नथिंग बट द अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो, क्या यहां तक बच्चों बात समझ आ गई? यस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम कि मैम एक बात बताओ, हम कैश अकाउंटिंग भी यूज कर सकते हैं, अप्रूवल भी, हम फिक्स एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पे भी ला सकते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी। अच्छा, हम फीफो मेथड या वेटेड एवरेज से इन्वेंट्री को मेजर कर सकते हैं, करेक्ट? चॉइस अवेलेबल है, तो ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी है। बट हमें कौन सा चॉइस यूज करना चाहिए ये कैसे पता चलेगा हमें? समझा क्या? हमारे बिजनेस के लिए क्या बेटर है, कैश अकाउंटिंग, अप्रूवल अकाउंटिंग? हमारे बिजनेस में हम फिक्स एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पे ले या रिवैल्यूएशन मॉडल पे? हमारे बिजनेस में हम अपनी इन्वेंट्री को फीफो पे ले या वेटेड एवरेज पे? पॉलिसी तो अवेलेबल है। इस पॉलिसी में हम अपने बिजनेस के लिए कौन सा पॉलिसी यूज करें, इसके लिए आपका इंड AS 8 क्या बोलता है? देखो, सिलेक्शन, आपको कैसे सिलेक्ट करना है एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो याद रखना, आपको कौन सा चॉइस फॉलो करना है। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आएगा, चॉइसेस तो है, उनको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, फॉलो कौन सा चॉइस करूं भाई? मेरे को इतने सारे चॉइसेस दे दोगे, फॉलो कौन सा करूं ये तो बताओ। क्या हम अपने मन से जब मर्जी क्या कोई चॉइस फॉलो कर लूं? आज ये कर लेती, कल कुछ और कर लेती, मर्जी है ना भैया। भाई बच्चों, ये वो वाला सेटअप नहीं है कि जहां पर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज करते रहते हो, आज ये कल वो, आज ये आज कल वो। ऑब्वियसली आप क्या सोचते हो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर हम किसी को ऐसा समझ रहे हो क्या? उसी तरीके से जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को आपके पास अवेलेबल है, कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी आपको चूज करना चाहिए, उसके लिए आपका इंस्टीट्यूट इंड AS 8 में देखो क्या बातें कहता है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने मन से फीफो नहीं यूज कर सकते, आप अपने मन से रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं यूज कर सकते, आप अपने मर्जी के मालिक नहीं हो। यहां पर इंस्टीट्यूट कहता है जब भी आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करनी है एंड आपको उसमें से चॉइस लेना है कि आपको कौन सा यूज करना है, इंस्टीट्यूट क्लियरली कहता है अगर स्पेसिफिक इंड AS अवेलेबल है, अगर उसका कोई स्पेसिफिक इंड AS है, जैसे कि
पीपीई के लेके स्पेसिफिक इंडिया 16 है, तो फॉलो करो वो जो भी बोलता है। पहले ईयर में कॉस्ट मॉडल, सब्सिक्वेंट ईयर में कॉस्ट या रीवैल्यूएशन मॉडल, मर्जी आपकी है। स्पेसिफिक क्लास ऑफ असेट में यूज करो। तो जो भी बातें आपका इंडिया 16 बोलता है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज आपके पास है, अब उसमें कैसे क्या फॉलो होगा इंस्टीट्यूट क्लियरली कहता है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी भाई, बिजनेसमैन, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर उस अकाउंटिंग पॉलिसी का कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है, उसमें उसके बारे में जो बातें लिखी है एग्जैक्टली आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक इंडेक्स अवेलेबल फॉर इट, फॉलो एंड अप्लाई इट। जैसे कि पीपीई से रिलेटेड आपको चीजें समझनी है, आपको पीपी से रिलेटेड करना है, तो उसका इंडिया 16 है। आपको उसकी दी हुई बातों के हिसाब से अपनी चीजों को, उस पॉलिसी को फॉलो करना है जो स्पेसिफिक इंडिया 16 बोलता है। कॉस्ट कब, रीवैल्यूएशन कब, कौन से क्लास ऑफ असेट में, जो भी बातें वहां लिखी है, यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली दैट, बिकॉज उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स है। बात समझी? हाँ। बट अगर उसका कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है, ऑब्वियसली इंडेक्स ही नहीं है, इसका मतलब मैनेजमेंट फ्री है। बट मैनेजमेंट को कहा जाता है अपना बेस्ट जजमेंट लो। आपके बिजनेस के लिए कौन सी पॉलिसी मोस्ट फेवरेबल है वो यूज करो। When specific index is not available, management uses its judgment. मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज करता है। अगर स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी का कौन सा चॉइस उसको यूज करना चाहिए, ताकि वो उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बहुत रिलेवेंट और रिलायबल बनाए। बात समझ आई बच्चों? यस, आगे, ताकि इंफॉर्मेशन हमारी रिलेवेंट और रिलायबल हो। तो क्विकली एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडेक्स 8। इसमें हम पहला क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी, पहला चैप्टर। मान लो इंडेक्स 8 के 3 चैप्टर है। अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? वो प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, बेसिस जो एक बिजनेसमैन फॉलो करता है ताकि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन बहुत रिलेवेंट, रिलायबल और अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो जाए। करेक्ट? ये सारे चॉइसेस आपको अवेलेबल होते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। बट वाइल सेलेक्टिंग दीज चॉइसेस, आपका इंडेक्स कहता है भाई अपना जजमेंट पहले मत यूज कर, पहले देख उसके रिलेटेड कोई लॉ है क्या। और हमारे अकाउंट्स का लॉ कौन सा है? इंडेक्स। तो अगर उससे रिलेटेड कोई इंडेक्स है तो पहले उसकी बात मान। तो मैंने स्पेसिफिक इंडेक्स की बात मान ली। हाँ, अगर उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लॉ या प्रोविजन नहीं है कि कौन सी पॉलिसी कब और कैसे अप्लाई होगी, तब मैनेजमेंट को कहा गया आप अपने हिसाब से जजमेंट ले लो। जजमेंट ऐसा लो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भला हो, बेटर प्रेजेंट हो। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ आ गई? फटाफट बताएंगे एवरीवन। अब मैनेजमेंट पता है बेटा ये कैसे डिसाइड करता है? मैनेजमेंट भी बेटा अपने एक्सपीरियंसेस से, आसपास के बहुत सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन की स्टडी करता है। और वो इंफॉर्मेशन देखो वो कहां से स्टडी करता है। मैनेजमेंट अपना दिमाग लगाएगा। अगर उससे रिलेटेड स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है तभी तो मैनेजमेंट को दिमाग लगाना पड़ा। जब हमारे पास अगर उसका स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है, मैनेजमेंट जाएगा बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडेक्स की बुक खोलेगा। क्या उसमें कहीं कोने में कुछ लिखा है क्या इस आइटम के बारे में? मान लो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडेक्स भी कहता है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। फिर वो जाएगा प्रोनाउंसमेंट ऑफ IASB, याद करने की जरूरत नहीं, ये एक बोर्ड है जो थोड़े से गाइडेंस नोट्स देता रहता है। वहां चेक करेगा क्या इस आइटम के बारे में वहां कुछ बोल रहा है क्या। वहां पर भी कुछ नहीं बोलेगा तो वो कोई और बॉडीज का प्रोनाउंसमेंट देखेगा, फॉरेन बॉडीज का, इंडिया के बाहर किसी बॉडीज का। वहां से अगर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेगा। वहां से भी उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो जनरली इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस फॉलो होता है उसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करता है। चलो बताओ यहां तक बात समझ आ गई क्या? क्विकली एवरीवन, यहां तक बच्चों बात समझी क्या? यस? तो बच्चों मैंने क्या बोला फिर से सुनो। अकाउंटिंग पॉलिसीज वो प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस हैं जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज करता है ताकि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। करेक्ट? यहां तक बात समझी? यस। उसके बाद अब हुआ क्या, कौन सी पॉलिसीज में चॉइसेस हैं, या तो ये या ये। अब कौन से चॉइसेस यूज करें? इंस्टीट्यूट क्लियर बोलता है जो आपका इंडेक्स बोलता है उसके हिसाब से चलो। बट अगर इंडेक्स कुछ नहीं बोलता
तो मैनेजमेंट को कहा गया अपना बेस्ट जजमेंट यूज करो। अब बेस्ट जजमेंट मतलब अपना बेसिस, बेस्ट जजमेंट मतलब अपना दिमाग। मैनेजमेंट अपना दिमाग कहाँ कहाँ चलाता है? मैनेजमेंट पहले बेसिक फ्रेमवर्क को चेक करता है, वहां इसके बारे में कुछ बोल रहा है क्या? ऐसी पॉलिसी जिसका कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है, क्या वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या? वहां से नहीं मिलती तो वो प्रोनाउंसमेंट्स देखता है, वहां से नहीं होता तो कोई और बॉडीज के नोट्स चेक करता है कि वहां पर इसके बारे में कोई डिस्कशन होता है क्या? वहां से भी अगर कुछ नहीं मिलता, वो चुपचाप अपना जजमेंट उस बेसिस पे लगाता है जो जनरली इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो जनरली इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किया जा रहा है। क्या यहां तक बात समझ आ गई क्या बच्चों? यस। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ इन केस ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी तक कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे बात नहीं हो रही है, तो जब कोई स्पेसिफिक इंडेक्स इसकी अकाउंटिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, तो हम कौन सी पॉलिसी यूज करेंगे? हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हमारी मर्जी, हम कुछ भी इसको यूज कर सकते हैं? नहीं। मैनेजमेंट को कहा गया बेस्ट जजमेंट यूज करो। बेस्ट जजमेंट के लिए मैनेजमेंट इधर उधर सारी जगह से उस इंफॉर्मेशन को डिराइव करेंगे कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपना बेस्ट जजमेंट लेगी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम मान लो मैनेजमेंट अपने फेवर में डिसीजन ले ले। गाइस, आप इस बात को क्यों भूल जाते हो? हर एक बिजनेसमैन के फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए, देखने के लिए ऑडिटर्स बने हैं। तो ऑडिटर का काम है भाई उनकी बेकार की बातें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालने की कोशिश कर रहे हो उसको तुरंत जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करना, उस गलती को डिस्क्लोज करना। तो आप इस बात की टेंशन मत लो। अगर कहीं पर भी मैनेजमेंट इंटेंशनली गलत पॉलिसी यूज करने की कोशिश करेगा तो ऑडिटर उसको बता देगा, भाई तू गलत है, मैं ये शेयर होल्डर्स को बता रहा हूं। इसलिए उस पार्ट पे आप मत जाओ कि मैनेजमेंट गलत जजमेंट यूज करके, नोइंगली कोई चीज गलत यूज करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को विंडो ड्रेस करना चाहेगा। ये सारी चीजों की आप टेंशन मत लो, इसके लिए ऑडिटर्स बने। तो आ जाते हैं बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज वो प्रिंसिपल्स है जो बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए फॉलो करते हैं। इनमें अगर चॉइसेस है तो कौन सा चॉइस यूज करना चाहिए? वो जो आपका स्पेसिफिक इंडेक्स बोलता है। अगर स्पेसिफिक इंडेक्स कुछ नहीं बोलता है तो वो कर लो जो आपका मैनेजमेंट जजमेंट देता है अपने एक्सपीरियंसेस से, और वहां से कुछ ना पता चले तो अकाउंटिंग में जनरली जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस होता है वही फॉलो किया जाता है। करेक्ट। एंड एक और चीज याद रख लेना, हमेशा कुछ ऐसी चीजें जिसपे अभी तक स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं आया, जिसका बेस्ट एग्जांपल है क्रिप्टो अकाउंटिंग के बारे में, इसलिए यहां पर मैनेजमेंट अपना प्योर जजमेंट यूज करता है। अब आ जाते हैं, मैम मान लो हमने एक बार एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली, अज्यूम फीफो मेथड फॉलो कर लिया, या हमने वेटेड एवरेज फॉलो कर लिया, क्या हमें कंपलसरी ये सालों साल सेम फॉलो करना पड़ेगा? तो कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या हमें ये कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा? आपका इंडेक्स 8 इस पे एक बात बोल रहा है, यस अप्लाई सेम पॉलिसी फॉर द सिमिलर ट्रांजैक्शंस। मतलब अब सुनो, मान लो बच्चा, मान लो मैं आपको यहां बता रही हूं, पीपी को हम कॉस्ट मॉडल पे भी दिखा सकते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी। फर्स्ट ईयर पे तो आपने कॉस्ट मॉडल लिया, सब्सिक्वेंट ईयर पे आपने रीवैल्यूएशन मॉडल लिया, तो इंडेक्स 8 कहता है एक बार आपने अब रीवैल्यूएशन मॉडल ले लिया, आपको ईयर आफ्टर ईयर अपने असेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा। बट जैसा कि इंडिया 16 बोलता है, आप सिमिलर क्लास ऑफ असेट पे रीवैल्यूएशन लगा सकते हो। मतलब अगर आप कह रहे हो कि ये एक सिमिलर क्लास ऑफ असेट है, मान लो मैंने ऑफिस के बिल्डिंग को रीवैल्यू किया है, ऑफिस के बिल्डिंग को रीवैल्यू किया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो जहां पर आपका ऑफिस चलता है, हो सकता है आप फैक्ट्री बिल्डिंग को रीवैल्यू नहीं करना चाहते हो, इंडिया 16 आपको इसकी परमिशन देता है, सिमिलर क्लास ऑफ असेट्स को रीवैल्यू कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको रीवैल्यूएशन मॉडल ऑल पीपी में लगाना पड़ेगा, सिमिलर क्लास ऑफ असेट पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगेगा, और बाकी क्लास ऑफ असेट पे अगर आप रीवैल्यूएशन नहीं लगाना चाहते, नहीं लगाओ, अलाउड है। पता है क्या? इंडिया 16 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो टेंशन मतलब, जब 16 पढ़ाऊंगी तो वापस याद करा दूंगी। यस, इंस्टीट्यूट वापस इस चीज को कहता है कि अप्लाई सेम पॉलिसी, एक सेकेंड बच्चा, अप्लाई सेम पॉलिसी फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शंस, सेम क्लास ऑफ पीपी, सेम मॉडल। मतलब ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यू कर रहे हो तो रीवैल्यूएशन मॉडल ही हर साल यूज होगा। अगर सेम नेचर ऑफ इन्वेंट्री है तो सेम मेथड ऑफ वैल्यूएशन होना चाहिए। तो इफेक्टिवली इंस्टीट्यूट यहां पर क्या बोल रहा है इंडेक्स 8 में? वो ये कह रहा है आपने जो भी आपने प्रिंसिपल्स यूज किए हैं
वो प्रिंसिपल्स यूज करने हैं इंडेस के हिसाब से। अगर इंडेस अवेलेबल नहीं है तो मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज कर सकता है। और एक बार आपने कोई पॉलिसी डिसाइड किया है, उसी को अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। और ये सारी बातें इनके स्पेसिफिक इंडेस में भी बोला गया है। अगर आप इंडेस 16 उठा के देखेंगे, वो भी कहता है कि पीपी में अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे आए हो, तो आप अगर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो तो सेम क्लास ऑफ असेट पे रिवैल्यूएशन लगेगा ही लगेगा। आप सेलेक्टेड असेट पे नहीं लगा सकते। सिमिलरली इन्वेंट्री वाला भी इंडेस कहता है कि जब आप इन्वेंट्री को रीवैल्यू करते हो, सिमिलर नेचर ऑफ इन्वेंट्री का सेम नेचर ऑफ वैल्यूएशन होना चाहिए। अगर आप फीफो यूज कर रहे हो तो सिमिलर नेचर ऑफ असेट पे फीफो ही लगेगा। वही चीज इंडेस 8 और फर्दर क्लेरिफाई करता है कि वंस यू फॉलो एन अकाउंटिंग पॉलिसी, ट्राई टू अप्लाई इट कंसिस्टेंटली फॉर द सिमिलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर द सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अगर मैं बोलूं ये पॉइंट नंबर सी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल बात है, ये बात हर इंडेस भी बोलता है। इंडेस 8 ने वापस मुंह खोल के इसको फर्दर क्लेरिफाई किया। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात कर ही नहीं रही हूं। अगर आपने कोई पॉलिसी यूज की है तो वो पॉलिसी सिमिलर नेचर ऑफ असेट के मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन्वेंट्री में उसी पर्टिकुलर नेचर ऑफ इन्वेंट्री का एक इन्वेंट्री फीफो से दूसरा इन्वेंट्री वेटेड एवरेज से, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली इट मेक सेंस ना बेटा। यस मैम, यहां तक तो हमें समझ आ गया कि इंडियस जैसे बोलेगा उसकी बात मानो, मैनेजमेंट का जजमेंट यूज करो। एक बार अगर आपने फॉलो किया तो कोशिश करो वो कंसिस्टेंट रहे फॉर द सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बट एकदम ऐसा हो जाए कि हमें चेंज की जरूरत है, तो क्या बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते? मतलब भाई साहब, एक बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर ली तो क्या गले में फांसी का फंदा हो गया? हमें क्या उसको चेंज करने की परमिशन नहीं है मैम? कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिलैक्स, टेंशन मत लो। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपको कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ा तो 2 ही सिचुएशन में अलाउड है, याद रखना। मतलब एक बार आपने अगर अकाउंटिंग पॉलिसी अपने दिमाग से या स्पेसिफिक इंडेक्स के कहने पे यूज कर लिया, इंस्टीट्यूट कहता है फॉलो कंसिस्टेंटली, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ऐसा थोड़े है कि आज ये कल। बट हम आपको 2 ऐसे सिचुएशन दे देते हैं, 2 ऐसा सिचुएशन दे देते हैं, सॉफ्टर सिचुएशन, जहां पर मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता हूं कि चलो आप चेंज कर लेना। बट वो चेंज कब अलाउड है? देखो, जब प्रेशर से, मतलब प्रेशर कब आता? जब लॉ आता। लॉ आना मतलब अकाउंट्स में इंडेस आना, मतलब जब इट इज रिक्वायर्ड बाय इंडेस, मतलब मेरी कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है बिकॉज इंडेस में कोई अमेंडमेंट आ गया, कोई चेंज आ गया, तो मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। आई हैव नो ऑप्शन। मान लो स्पेसिफिक इंडेस में कोई चेंजेस आ जाए, धीरे धीरे इंस्टीट्यूट इसमें कोई चेंज ले आए, कोई प्रोविजन चेंज कर दे, कोई लॉ चेंज कर दे, तो अब जो पॉलिसी पहले में यूज करती थी मुझे वो चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इंडेस नहीं में ही चेंज आ गया, तो मैं क्या करूं? तो बहुत बार अगर आपको कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़ी तो वो पहला रीजन चेंज का तभी है, पहला ऑप्शन तभी है जब वो आउट ऑफ प्रेशर हो रहा है। प्रेशर मतलब कब आता है? जब लॉ आता है, और लॉ आना मतलब स्पेसिफिक इंडेक्स उस चेंज के लिए आपको बोल रहा है। जिद कहां से है? स्पेसिफिक इंडेक्स आप पे जिद कर रहा है, भाई आपको ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज स्पेसिफिक इंडेक्स कह रहा है चेंज करो। तो ये इसको बोलते हैं प्रेशर के कारण चेंज करना अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को। और यहां पर और है एक और रिलैक्सेशन, आप चेंज कर सकते हो अगर आपको लग रहा है ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिलेवेंट और रिलायबल हो। इसका मतलब यहां पर मैनेजमेंट में अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से वॉलेंट्री पॉलिसी को चेंज करने की इच्छा जाहिर की है, और वो कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अब मैं अपनी पॉलिसी को चेंज करूंगा तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अच्छे और बेटर तरीके से प्रेजेंट हो। हाँ, मेरे को पता है तुम्हारा दिमाग चल रहा है और उल्टी बात ही सोच रहे हो। मैं बताऊँ तुम क्या सोच रहे हो? मैम, मैनेजमेंट अगर जानबूझ के पॉलिसी चेंज करे फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर क्या करने का? बिकॉज आप कह रहे हो वॉलंटरी चेंज करना अलाउड है,
और मैनेजमेंट बोलेगा मैं तो वॉलंटरी चेंज कर रहा हूँ बिकॉज इंड एस 8 मुझे परमिशन दे रहा है, और जब इंड एस मुझे परमिशन दे रहा है तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। भाई आगे मैंने 2 वर्ड यूज किए हैं, वो चेंज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और रिलेवेंट एंड रिलायबल हो, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसको और बेटर कर रहा हो। अगर आपने कुछ ऐसी पॉलिसी की जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो रहे हैं या विंडो ड्रेसिंग हो रहे हैं, आपको क्या लगता है ऑडिटर नहीं पकड़ेगा? ऑडिटर क्वेश्चन करेगा कि भाई पहले वाली पॉलिसी में ज्यादा अच्छा था, हम इस नई पॉलिसी को आपको करने देंगे नहीं, तो आपके झूठ पकड़ा जाएगा। तो आप इतनी टेंशन मत लो कि हम चेंज वॉलंटरी कर लेंगे, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे भाई अगर तुम वॉलंटरी चेंज करोगे और ये प्रूफ नहीं कर पाए कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेटर हुए, तो गाइज ऑडिटर आपकी रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में सब लिख के देगा आपके बारे में, बुरा बुरा बुरा। वो चाहते क्या? तो इसलिए आप टेंशन मत लो, ये छोटी छोटी बातें मत सोचो, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो यहां तक मैंने एक्सेप्शन में बाद में पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल बताओ हमने क्या किया। थेरी वाला पार्ट है ना, फटाफट याद कराना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब वो प्रिंसिपल्स जो हम बिजनेस में यूज करते हैं फॉर मोर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ चॉइसेस होते हैं, कौन सा चॉइस यूज करे, कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करे, इंस्टीट्यूटिंग का टेंशन मत लो। आप अपना स्पेसिफिक इंडेक्स अगर है उसको फॉलो कर लो, वो नहीं है मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज करेगा, जजमेंट फेवर में ही होना चाहिए। थर्ड, एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर ली, क्या वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए? कोशिश करो वो कंसिस्टेंट है, ताकि सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सिमिलर मॉडल पे चलता रहे। क्या ये फिर भी किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं हो सकता है? हो सकता है, जब कोई स्पेसिफिक इंडेक्स बोल रहा है या फिर मैनेजमेंट को अपने वॉलंटरी लग रहा है कि दिस वुड बी अ मोर बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, दिस वुड बी मोर रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट यहां तक कितने बच्चों को बात समझ आ गई? यहां तक कितने बच्चों को बात समझ आ गई? अब सुनो, इसका ना एक केस स्टडी बनता है, और ये हमेशा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन, प्रैक्टिस बैच में भी मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगी। भूल जाओ, एक बार एक नया टॉपिक दिमाग में डालती हूँ, सिर्फ सुनो। मैं ऐसे कुछ पूछ रही हूँ, मान लो मेरा एक ऑफिस, मेरा एक सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी थी जिसमें मेरा ऑफिस चलता था। पीपी, ऑफिस बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, इंडेक्स 16 अप्लाई होगा। फ्यूचर में क्या हुआ बच्चा, मुझे वो स्पेस कम पड़ने लगा, अरे बिजनेस बढ़ता गया, स्पेस कम हो गया। मैंने क्या किया, मैंने कहीं और अपना ऑफिस बिल्डिंग शिफ्ट कर लिया, और इस एग्जिस्टिंग प्लेस को मैंने किसी और को रेंट पे दे दिया, और इसको मैंने अपना इन्वेस्टमेंट समझ के छोड़ दिया। चलो ठीक है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब ये बताओ, पहले ये प्रॉपर्टी इंडिया 16 में कवर होती थी बिकॉज ऑफिस बिल्डिंग था, बट अब हम इसको एज ए ऑफिस बिल्डिंग यूज नहीं कर रहे बिकॉज मेरा पर्पस डिफीट हो रहा था। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आने के कारण ये मेरा इंडेक्स 40 में कवर होता है। इसका नाम याद नहीं होता है तो समझ जाओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रहा है। अब जल्दी से सुनो, इंडेक्स 16 में कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल अवेलेबल है अकाउंटिंग पॉलिसी में, बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल अवेलेबल है। वहां पर सारी चीजें कॉस्ट में दिखाई जाती है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताओ, पहले वो चीज इंडिया 16 में थी इसलिए हम कॉस्ट या रिवॉल्यूशन मॉडल की पॉलिसी यूज करते थे, बट सिंस अब ये 40 में चला गया तो मुझे इसको किस पे लेना पड़ेगा, कॉस्ट मॉडल पे, इररिस्पेक्टिव पहले रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा था। तो क्या आप इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलोगे? जल्दी से बताओ, क्या आप इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलोगे? आंसर में यस या नो, इसका क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम में। हाँ बच्चों के पास जवाब है, मैम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तब बोलते थे जब कोई पर्टिकुलर चीज में कोई चीज ऑलरेडी आपने अप्लाई कर रखी थी, बट आपको स्पेसिफिक इंडेक्स कह रहा है चेंज करने को। मतलब वो इंडिया 16 में था, उसके बाद स्पेसिफिक इंडिया 16 में कोई चेंजेस आए इसलिए हमें चेंज करना पड़ा, या मैनेजमेंट को लगा कि ये बहुत ही रेलेवेंट और रिलायबल होगा इसलिए चेंज करो। दो ही रीजन से चेंजेस हो सकता है, या तो स्पेसिफिक इंडेक्स बोलता है या मैनेजमेंट बोलता है। यहां पर जो चेंज हो रहा है, इंडेक्स 16 से हम इंडेक्स 40 में शिफ्ट हो रहे हैं। इंडेक्स 16 में कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल है, इंडेक्स 40 में तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ मॉडल है। कहना इससे मेरा नेचर ही चेंज हो रहा है, इस कारण से इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। तो एक्सेप्शन देखो, ट्रांजैक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियस वन।
पहले तुम इंडेक्स 16 में थे, अब इंडेक्स 40 में शिफ्ट हो गए, तो तुम्हारा नेचर ही चेंज हुआ है बेटा असेट का। तुम वो सेम ट्रांजैक्शन नहीं हो। अगर सेम ट्रांजैक्शन होते और मैं आपको चेंज करती, मतलब इंडेक्स 16 में रहते हुए मैं तुम में कोई चेंज लाती, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता। तुम 16 से 40 में चले गए, इस कारण से मेरी टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुई है, इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बनता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? और अगर कोई चीज पहली बार बिजनेस में अकर हुई है, पहली बार मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑब्वियसली पहली बार अगर कोई चीज अप्लाई होगी तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो बोलेंगे नहीं। ट्रांजैक्शन अकर फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहली बार हमने बिजनेस में लिया है, तो उस पर उसका पॉलिसी लगेगा, इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते। तो याद रखना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी दो ही सिचुएशन में होगा, जब वो चीज पहले से जिस इंडेक्स में था उसी इंडेक्स में रहते हुए अगर उस इंडेक्स में कोई चेंजेस आया और मैंने उसको चेंज किया, या फिर मैनेजमेंट मोर रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन के कारण चेंज कर। बट अगर आपका असेट का नेचर या किसी भी आइटम का नेचर ही चेंज हो रहा है, बिकॉज नेचर चेंज होने के कारण वो दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट हो रहा है, दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट होने के कारण उस पर उस पर्टिकुलर इंडेक्स की पॉलिसी लग रही है, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इट इज चेंज इन इंडेक्स के कारण उस पर वो अकाउंटिंग पॉलिसी लग रहा है। तो चेंज इन इंडेक्स इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन इंडेक्स इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ आइटम, उस कारण से उस नए इंडेक्स की नई पॉलिसी लग रही है, अब पुरानी पॉलिसी खत्म हो रही है, इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी बनता है। एम आई क्लियर? यस? आ जाओ नेक्स्ट। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स जो आप फॉलो करते हो अपने बुक्स में अकाउंटिंग करने के लिए, ये किसके बेसिस पे होना चाहिए? स्पेसिफिक इंडेक्स के बेसिस पे। स्पेसिफिक इंडेक्स कुछ ना बोले तो सुन लेना मैनेजमेंट की कहानी। राइट? ये कोशिश करो कंसिस्टेंटली फॉलो हो सेम क्लास ऑफ असेट्स के लिए, ताकि आप ऐसे बार बार चेंज ना करो। बट क्या एकदम चेंज करना अलाउड नहीं है? नहीं। अगर आपको स्पेसिफिक इंडेक्स चेंज करने को बोल रहा है कर दो, या मैनेजमेंट को बहुत लग रहा है कि भाई ये करने पे चीजें और बेटर होगी तो करना अलाउड है। बट अगर कोई चीज का इंडेक्स ही शिफ्ट हो रहा है उसके नेचर को चेंज होने के कारण और नए इंडेक्स में जाने के कारण नई पॉलिसी उस पर लग रही है, तो याद रखना पुरानी पॉलिसी हमने चेंज नहीं की, पुरानी पॉलिसी बंद हो गई। क्यों? बिकॉज वो इंडेक्स अब उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, और इस कारण से वो नए इंडेक्स में गया, नए इंडेक्स में जाने के कारण नई पॉलिसी लगी। नई पॉलिसी लगना मतलब नया चेंज नहीं है, इट इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो ये कभी मत भूलना, ये केस स्टडी में आएगा कि अगर तुम एग्जिस्टिंग इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट हुए बिकॉज ऑफ द चेंज इन नेचर ऑफ आइटम, इट इज नॉट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इन दैट न्यू इंडेक्स। क्या मजा आ गया क्या बच्चों? यस मैम, परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर। आ जाओ मैम, मान लो ये चेंजेस कर तो दिया, या तो इंडेक्स ने बोला उस कारण से चेंजेस किए, या फिर मैनेजमेंट को अप्रोप्रिएट लगा तो चेंजेस किए। अब चेंजेस कर तो दिए, अब इसका बुक्स में इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंपैक्ट आएगा ना बेटा। अगर आप मान लो पीपी को बढ़ा रहे हो तो एक इंपैक्ट असेट साइड पे है, तो दूसरा इंपैक्ट लायबिलिटी साइड दिखाना पड़ेगा ना। या घटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चेंजेस मतलब इफेक्ट का इंपैक्ट कैसे दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अप्लाइंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, हाउ टू शो इट्स इफेक्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब फाइनली आपने किसी कारण से अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया, फीफो से वेटेड में चले गए, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन में चले गए, या तो स्पेसिफिक इंडेक्स बोल रहा था या मैनेजमेंट को लगा। अब क्या करोगे मेरे बच्चों? अब इसको कैसे बुक्स में फाइनली इसका इफेक्ट दिखाओगे? इसको 3 चीजों में बाइफर्केट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरे साथ देखेंगे। 3 चीजों में अगर आपका चेंज आया है ड्यू टू स्पेसिफिक इंडेक्स बोल रहा है, या आपका चेंज आया है ड्यू टू स्पेसिफिक इंडेक्स, या आपने वॉलंटरी चेंज किया। वॉलंटरी चेंज मतलब याद है क्या? हाँ,
जो मैनेजमेंट अपने मर्जी से करता है। इंस्टीट्यूट कहता है अगर आपका चेंज ड्यू टू स्पेसिफिक इंडेस है, उस केस में दिस इंडेस विल ओनली से हाउ टू शो इट्स इफेक्ट। तो उसका चेंज कैसे दिखाना है वो इंडेस बोलेगा। तो जैसा इंडेस बोलेगा वैसी बातें सुन लेना। मतलब सुनो, अगर आपने चेंज किया अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, क्यों? बिकॉज स्पेसिफिक इंडेस बोल रहा है। तो भाई अगर इंडेस के बोलने के कारण आपने चेंज किया है, चेंज करना अलाउड है। और अगर आपको वही इंडेस क्लियरली बोल रहा है ऐसे ऐसे चेंज करना और उसका इंपैक्ट ऐसे ऐसे दिखाना, तो जो भाई इंडेस बाबा बोल रहे हैं उसी को फॉलो करते हुए वैसे ही उसका इफेक्ट दिखा देना। इसका मतलब अगर मैं वन लाइन रूल बोलूं, अगर आपने कोई भी चेंजेस स्पेसिफिक इंडेस के कारण किया है तो उस चेंजेस का इंपैक्ट भी कैसे दिखाना है, उसके प्रोविजन स्पेसिफिक इंडेस में लिखे हुए होंगे। फॉलो एज इट इज, फॉलो एज इट इज। एम आई क्लियर? यस। दूसरी बात सुन, अगर आपका चेंजेस इज ड्यू टू इंडेस, बट इंडेस बोल रहा है चेंज करो, बट वो ये नहीं बता रहा है कि उसका इफेक्ट कैसे दिखाना है। मतलब इंडेस ने अपना मुंह बंद कर रखा है, वो कह रहा है चेंजेस तो कर लो, चेंज ये यहां से यहां आ जाओ या ये पॉलिसी ऐसे चेंज कर लो, बट उस चेंज का इफेक्ट कैसे बैलेंस शीट में दिखाना ये नहीं बता रहा। उस केस में मेरी बात सुनो, द चेंज हैज टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली वर्ड याद रखना, आपको ये चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से बिजनेस आया होगा तब से उसके इंपैक्ट को डाल के उसके इंपैक्ट को शो करना पड़ेगा। कुछ अजीब लग रहा है क्या? सुनते रहो बेटा, एग्जाम्पल्स दूंगी, अभी रिलैक्स रखो अपने माइंड को। लास्ट केस, बट अगर ऑब्वियसली मैनेजमेंट अपने मन से चेंजेस कर रहा है तो मन की बातें तो कहीं लिखी हुई होती नहीं है, और जब मन से कुछ चेंज करेगा इसका मतलब कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, और जब कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये चेंज भी क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिवली। यहां तक बात समझी? तो फटाफट मैं इस चीज को आपके साथ समराइज करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अगर आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, अलाउड है। किसके कहने पे? स्पेसिफिक इंडेस के कहने पे या वॉलेंट्री मैनेजमेंट की इच्छा से। अगर आप स्पेसिफिक इंडेस के कहने पे चेंज कर रहे हो, स्पेसिफिक इंडेस उसके बारे में पूरे चेंजेस का इंपैक्ट दिखाने का प्रोविजन बता रहा है, अप्लाई इट, कोई टेंशन नहीं। बट अगर आप स्पेसिफिक इंडेस के कहने पे चेंज कर रहे हो या मैनेजमेंट अपने डिसीजन से चेंज कर रहा है, बट कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं उस चेंज को कैसे दिखाना है, इंस्टीट्यूट अपने इंडेस 8 में ये क्लियरली कह रहा है कोई भी चेंज है उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली आपको अपनी बुक्स में लेना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब उस चेंज को लाना था, जब उस चेंज को लाना है तब से, मतलब जब वो आइटम बुक्स में आया था तब से लेकर आज तक रेट्रोस्पेक्टिवली उसमें चेंजेस लाओ और फाइनली बुक्स में करके दिखाओ। रेट्रोस्पेक्टिवली ये सारे बच्चों को याद रखना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब देखो, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब, मान लो अगर आपने किसी आइटम को 2001 में खरीदा था, आज चल रहा है 2026, आपको 2001 से लेकर 2026 तक पूरे 26 साल उसके वैल्यू को चेंज करते 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 आज 2026 में उसकी क्या वैल्यू बनेगी न्यू पॉलिसी के हिसाब से वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझी बात? आप कहोगे मैम ये बहुत डिफिकल्ट है, ये कैसे 26 साल पहले कैलकुलेशन कौन करेगा? इसीलिए इंस्टीट्यूट ने कहा अगर आपको लग रहा है इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहां से आपको प्रैक्टिकली लगता है आप अप्लाई कर सकते हो वहां से करो। एक थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने रिलैक्सेशन दिया कि अगर आपको कोई चीज रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है ना, आपको लग रहा है आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जिस साल से आप उसको कर सकते हो उस साल से तो चालू करो, बट ऑडिटर को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये 2001 का आइटम था, मेरे पास उतना डेटा नहीं था,
तो याद रखना मैनेजमेंट तब से इसको रेट्रोस्पेक्टिवली कर सकता है जब से उससे पॉसिबल है, बट इंश्योर कि आप ऑडिटर को वेरीफाई करवा दो कि मैं क्यों इसको 2001 से नहीं कर रहा, क्या क्या मुश्किलें मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम द ईयर व्हेन इट इज प्रैक्टिकल। ये इंस्टीट्यूट ने क्लियरली एक रिलैक्सेशन दिया। चलो 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 एक बार फिर से बातें सुनेंगे, एक बार फिर से मेरी बात सुनेंगे। कैन वी चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी? यस, व्हेन इंड एस सेज, अदरवाइज वॉलेंट्री। इंड एस में अगर कोई चेंजेस बता रहा है उसका इफेक्ट भी इंड एस के हिसाब से डलेगा, बट अगर इंड एस में कोई चेंजेस बता रहा है या वॉलेंट्री हम कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और वहां कुछ नहीं लिखा है इसका इंपैक्ट कैसे दिखाना है, द इंपैक्ट हैज टू बी शोन रेट्रोस्पेक्टिवली। बट रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जिस साल से वो आइटम आया था बुक्स में। बट अगर आपके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम द ईयर इट इज प्रैक्टिकल। एम आई क्लियर? यस। चल अब इसमें मुझे ना एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है। आप सारे बच्चे आई थिंक सीएमए इंटर ग्रुप 2 क्वालिफाई करके आए हैं, वहां पर इंड एस 1 पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो अगर आपको याद है फाइनल के बच्चों को मैं इंड एस 1 एक बार रिवाइज करवाती हूँ। मैंने अपने रिविजन में, मैंने अपने रेगुलर बैच में, फास्ट ट्रैक बैच में आपको कहा था कि इंड एस 1 एक बात करता है कि करंट ईयर की तो बैलेंस शीट बनानी ही पड़ती है। सुनेंगे ना, करंट ईयर की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको बनाने पड़ते हैं, उसके लिए कंपेरेटिव्स प्रीवियस ईयर का भी बनाना ही पड़ता है, बनाना ही पड़ता है। एंड अगर आपको याद है बहुत सारे सिचुएशन में एक थर्ड बैलेंस शीट बनती है ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ दी ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन दी डे 1 ऑफ द प्रीवियस ईयर। याद है 3 बैलेंस शीट के भी सिचुएशंस होती है। करंट ईयर की बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट कंपेरेटिव्स के लिए बनाते हैं। मान लो मेरा करंट ईयर है 21-22, मेरा करंट ईयर है 21-22, तो प्रीवियस ईयर होगा 20-21। ये 2 बैलेंस शीट तो बनेगी बनेगी। आया ना, आया ना? नहीं, एक सेकेंड। हाँ हाँ गाइस, नहीं ये नहीं, ये वाला लो, ये वाला लो बच्चा। यहाँ पर मान लो मेरा करंट ईयर है 20-21, 20-21 तो बैलेंस शीट बनेगी। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या आएगा? 19-20, 19-20 की भी बैलेंस शीट बनेगी। हर कंपनी को 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर कंपेरेटिव्स। अगर आपने इंड एस 1 पढ़ा होगा, बहुत सारी सिचुएशन में थर्ड बैलेंस शीट भी बनती है, जो कि बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन द डे 1 ऑफ द प्रीवियस ईयर। 1 अप्रैल 2019 की भी बैलेंस शीट बनती है, मतलब प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डेट की ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। याद करो बच्चों, कितने बच्चों को याद आ रहा है? यस, इंड एस 1 क्लियरली कहता है कि 2 साल की बैलेंस शीट तो बनती है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कंपेरेटिव्स। बहुत बार थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, विच इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर ओपनिंग और फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, जल्दी से यहां पर ध्यान देंगे। मान लो बच्चों, एक बार मैं स्क्रीन को एक बार, मान लो बच्चों आपने 19-20 में प्रीवियस ईयर में अपनी पॉलिसी को चेंज किया, वॉलेंट्री या एज पर द इंड एस, बट वहां कुछ लिखा नहीं था उसका इफेक्ट कैसे दिखाना है। तो मान लो आप फीफो यूज करते थे, आप शिफ्ट हो गए वेटेड एवरेज में। तो देखो ध्यान से, अगर आप 19-20 में फीफो यूज करते थे और आपने 20-21 में फीफो की जगह वेटेड एवरेज अप्लाई कर दिया बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक इंडेक्स या मैनेजमेंट की इच्छा के अनुसार, तो आप 19-20 में क्या लगा के बैठे थे? फीफो। उसके फाइनेंशियल्स किससे बन गए होंगे? फीफो से। बट 20-21 में आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, तो 20-21 में आप क्या लगाओगे? वेटेड एवरेज मेथड। और आप जब अपनी कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे 19-20 की, तो आप उस केस में फीफो की जगह क्या लगाओगे? वेटेड एवरेज मेथड। आपको रेट्रोस्पेक्टिवली वो चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने किया। आया ना, आया ना? जल्दी बताओ। यस। और जब आप एक आइटम में चेंजेस डालोगे तो उसका सेकेंड इंपैक्ट कहां जाएगा? फर्दर इक्विटी के रिटेन अर्निंग्स में। यहां तक बात समझी? यहां तक बात समझी? बट ये अगर आपने इन्वेंट्री 19-20 में खरीदी थी, तो वो इन्वेंट्री 19-20 में बुक्स में आई,
उसको आपने फीफो पे ले रखा था, आपने 20-21 में उसको वेटेड एवरेज में कन्वर्ट किया, तो आपको सिर्फ 2 साल की बैलेंस शीट ठीक करनी पड़ेगी। 20-21 की तो आप वेटेड एवरेज पे बनाओगे, आपको 19-20 की भी वेटेड एवरेज पे करनी पड़ेगी फीफो के अलावा, बिकॉज खरीदा ही 19-20 को था, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव 19-20 से ही तो जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसका फ्रॉम द वेरी बिगनिंग 19-20 ही तो है। बट मान लो आपने इन्वेंट्री 2015 में खरीद रखा था, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 4 साल भी वो फीफो पे चला आया, 19-20 में भी वो फीफो पे चला आया। आप अब इसको 20-21 में चेंज कर रहे हो। ध्यान से देखना, 20-21 में आप जो पॉलिसी में चेंज कर रहे हो उस पॉलिसी से, 19-20 में आपको नई पॉलिसी फीफो कट करके वेटेड एवरेज में डालना पड़ेगा, और उसका सेकेंड इंपैक्ट कहां डालना पड़ेगा? रिटेन अर्निंग्स में। बट ये आइटम 2019 में थोड़े खरीदा था, या आपने 2015, 15-16 की भी वैल्यू चेंज होगी, 16-17 की भी वैल्यू चेंज होगी, 17-18 की भी वैल्यू चेंज होगी, 18-19 की भी वैल्यू चेंज होगी, और ये 4 सालों के बाद जो इसकी वैल्यू ओपनिंग में बचेगी, आपको उस वैल्यू को यहां पर लाना पड़ेगा। ऑफ ऑल प्रायर ईयर्स का इंपैक्ट लेने के बाद वेटेड एवरेज से जो नई वैल्यू बनेगी, आपको उसको यहां डालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज से जो नई वैल्यू बनेगी 4 सालों के इंपैक्ट के बाद, वेटेड एवरेज के कारण आपको उसके कारण एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और उसका सेकेंड इंपैक्ट डालना पड़ेगा रिटेन अर्निंग्स पे। तो अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर आपका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट सिर्फ कंपैरेटिव बैलेंस शीट से स्टार्ट होता है, तो आपको 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर बैलेंस शीट। बट अगर आपका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट प्रीवियस ईयर के पहले वाले सालों में जा रहा है, तो आपको 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, करंट ईयर की बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड ओपनिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। तो बच्चों, ये बहुत बार इंस्टीट्यूट कहता है, मैं बार बार कह रही हूं, मैं फिर से इस बात को यहां पर लिखवाना चाहूंगी, एक बार ध्यान से देख लो। अगर आप करंट ईयर में कोई चेंजेस कर रहे हो एंड उसका रेट्रो इंपैक्ट सिर्फ प्रीवियस ईयर में था, मतलब उसको खरीदा ही प्रीवियस ईयर में था, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट प्रीवियस ईयर से ही जाएगा, तो सिर्फ 2 बैलेंस शीट बनेगी, करेक्ट। बट अगर आप करेंट ईयर की बैलेंस शीट में कोई चेंजेस कर रहे हो और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट प्रीवियस ईयर और उसके बिफोर से चला आ रहा है, मतलब वो आइटम प्रीवियस ईयर में नहीं था, उसके पहले से चला आ रहा है, उसकी इसमें 3 बैलेंस शीट बनेगी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग प्रीवियस ईयर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो फटाफट इस चीज को याद रखेंगे कि कब हम 2 बैलेंस शीट बनाएंगे, कब हम 3 बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आपका रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस आ रहा है और वो सिर्फ प्रीवियस ईयर में जा रहा है एंड करंट ईयर में जा रहा है, 2 बैलेंस शीट, एंड जो भी डिफरेंस आएगा वो रिटेन अर्निंग्स में डाल देना, अदर इक्विटी में। बट अगर आपका रेट्रोस्पेक्टिव चेंज उस आइटम पे है जो प्रीवियस ईयर से पहले से चला आ रहा है, उस केस में 3 बैलेंस शीट बनेगी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ओपनिंग प्रीवियस। यस, ये इंडियाज 1 कहते हैं। एंड लास्ट, डिस्क्लोजर तो बहुत सिंपल है, आपको डिस्क्लोज कर देना है। डिस्क्लोजर्स में क्या क्या आएंगे? आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नेचर ऑफ पॉलिसी, रीजन, इफेक्ट, रीजन इफ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज इम्प्रैक्टिबल, एंड ड्राफ्ट, आपने कितने कंपैरेटिव्स बनाए और क्यों नहीं बनाए। इज अ पॉइंट क्लियर? तो बेसिकली आपको इसका नेचर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नेचर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, रीजन ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रीजन हम रेट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं अप्लाई कर पाए, एंड अगर कोई ड्राफ्ट इंडियस बना है अभी तक वो आप पे अप्लाई नहीं हुआ है, तो उसके बारे में एक डिस्क्लोजर दे देना। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ आई? आई होप ये अकाउंटिंग पॉलिसी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, हम कौन सा इंडियस पढ़े? इंडियस 8, इसके बारे में बात कर रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो, क्या मेरे साथ सारे बच्चे रिवाइज करेंगे? क्या एकदम स्पीड में क्लास में याद कर लेंगे? इंडियस 8 which talks about accounting policies. Accounting policies क्या है? Principles, basis, conventions, rules and practices which should be applied in preparations and presentation of financial statement. Yes, ये policies कैसे choose करने चाहिए? ये policies आप select कर सकते हो अगर कोई specific इंडेक्स है। अगर आपके पास कोई specific इंडेक्स नहीं है, तो आप उसको अपने जजमेंट के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हो, अपने हिसाब से भी दिमाग लगा सकते हो। आपका जजमेंट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री प्रैक्टिस होगा। एक बार आपने कोई पॉलिसी यूज कर ली है, कोशिश करो
उसको सालों साल सेम रखेंगे। भाई चेंज क्यों करना, ताकि जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो कंसिस्टेंटली आप उसको अप्लाई कर रहे हो। बट अगर चेंज करना पड़े तो अलाउड है। एक होता है दबाव में, दबाव कौन देगा, स्पेसिफिक इंडेक्स, और एक होता है वॉलेंट्री। तो आप प्रेशर में भी चेंज कर सकते हो, वॉलेंट्री भी चेंज कर सकते हो, बट वॉलेंट्री तब जिससे आपका भला हो, जिससे वो चेंज आपके बुक्स को और बेटर करता हो। अगर आप वॉलेंट्री चेंज कर रहे हो या जबरदस्ती में कर रहे हो, जबरदस्ती चेंज करने पे उसका इम्पैक्ट कैसे दिखाया जाएगा वो इंडेक्स बोलेगा। बट मान लो आप वॉलेंट्री चेंज कर रहे हो या जबरदस्ती नहीं चेंज कर या जबरदस्ती चेंज कर रहे हो, बट इम्पैक्ट कैसे दिखाया जाएगा वो नहीं कहा गया है, तो वो चेंज आपको रेट्रोस्पेक्टिवली अपने बुक्स में उसका इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। बुक्स में इम्पैक्ट दिखाना मतलब बुक्स को चेंज करना। अब कितने सालों की बुक्स चेंज होगी वो डिपेंड करेगा रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट कब से आ रहा है। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर की बुक्स को चेंज करना है तो 2 बैलेंस शीट बनेगी, प्रीवियस ईयर की और करेंट ईयर की। प्रीवियस ईयर में जो भी चेंजेस लाओगे उसका सेकेंड इम्पैक्ट अदर इक्विटी रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। बट अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट प्रीवियस ईयर से पहले किसी ईयर में बिलोंग करता है तो बिजनेसमैन को 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। करेंट ईयर में तो नया इम्पैक्ट से बनाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करना पड़ेगा, उसका सेकेंड इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग्स को देना पड़ेगा, एंड ओपनिंग प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट बनेगी जिसमें जब से वो चेंजेस करके उसका इम्पैक्ट फाइनल क्या दिखेगा वो लेके और सेकेंड इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग्स को देके वैसे ही दिखाना पड़ेगा। तो 2 बैलेंस शीट बनेगी या 3, डिपेंड करता है रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट कब से आ रहा है। सिर्फ प्रीवियस ईयर से आ रहा है तो 2 बैलेंस शीट, बिफोर प्रीवियस से आ रहा है तो 3 बैलेंस शीट, और चेंजेस का जो इम्पैक्ट है वो उस खाते में तो जाएगा जिसकी पॉलिसी आपने चेंज की है, सेकेंड इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग्स अदर इक्विटी में भी जाए। एम आई क्लियर? एंड रही बात डिस्क्लोज इट, एंड एक और चीज याद रखना, अगर कभी भी आपको लगता है इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू यूज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यूज वहां से करो जहां से आपको ठीक लगता है, बट यस इंश्योर करो कि आप जो भी यूज कर रहे हो वो जस्टिफिकेशन आपके पास है। अदरवाइज ऑडिटर आप पे चिल्लाएगा, ऑडिटर आपके ऊपर ऑडिटर आपके बुक्स को साइन नहीं करके देगा, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। यस, डिस्क्लोजर्स, रीजंस, इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। कब 2 बैलेंस शीट बनेगी, कब 3 बनेगी, कब कंपेरेटिव्स बनेगा वो आपको याद रखना चाहिए। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज याद रखना, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी चेंज हो रही है बिकॉज आपका आइटम पहले किसी और स्पेसिफिक इंडेक्स से रूल होता था, अब किसी और स्पेसिफिक इंडेक्स में चला गया बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन नेचर, उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते हैं। उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है एंड इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे ये गड़बड़ करे। एक बार यहाँ बता देती हूँ मैंने कहाँ लिख रखा था, ये वाला पॉइंट। एंड अगर कोई ट्रांजैक्शन पहली बार हुआ है तो उस पर पहली बार वो पॉलिसी लगेगी, तो डेफिनेटली वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं। एम आई क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट टिल? तो ये था एंटायरली आई हैव टॉक्ड अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी आप लोग शॉर्ट ब्रेक लेके आओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के चेंजेस एंड एरर्स। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया। मैंने पूरा रिवाइज भी करा दिया कि अकाउंटिंग पॉलिसीज होता क्या है एंड उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्या उसके चेंजेस अलाउड है, एंड अगर चेंजेस करने होते हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव वहां से करो जहां से प्रैक्टिकल है, एंड प्रैक्टिकल अगर प्रीवियस ईयर से पहले जा रहा है तो 3 बैलेंस शीट बनेगी, प्रीवियस ईयर से आ रहा है तो 2 बैलेंस शीट बनेगी। एम आई क्लियर? Yes, everyone. I hope this session will help you to clarify this theoretical index which talks about accounting policies. इसके बाद हम क्या चालू करेंगे, changes in accounting estimates.